सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग का ये सेकेंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो एनसीईआरटी का है। जल्दी से सभी लोग कंफर्म करेंगे एक बार कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का ये ठीक है, सेकेंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम चलो गुड इवनिंग। खाना खा लिया सर? हाँ, खा लिया खाना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या है वो जानेंगे। अब पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या है, अगर आपको याद हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कल के लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो ये एक हेडिंग आई थी एंड दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, जो कि मैंने छुड़वा दिया था। ये छुड़वाया था और ये छुड़वाया था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बताया था कि जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और ये वाला छुड़वाया था जो आपका डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर है, क्योंकि ये आज यहीं से स्टार्ट लेंगे हम लोग। ठीक है नाउ। अब ओके क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, किस चीज़ का? सर एनटीपीसी का क्लास नहीं हो क्या? भाई जो पढ़ा रहे हैं वो प्लीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ें थोड़ा सा साइड कर दीजिए। तो कल हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर पढ़ी थी तो ज़रा जल्दी से बता दो कमेंट करके। जस्ट बेसिक से 2 क्वेश्चंस है एंड दैट इज़ कि आप बताइए कि जो हमारा यूनिवर्स है उसका एज कितना है, यूनिवर्स का एवोल्यूशन या फिर यूनिवर्स की बिगिनिंग कब स्टार्ट हुई थी, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, उसका एवोल्यूशन कब हुआ, उसका बिगिनिंग कब हुआ। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर से। अब लिथोस्फीयर क्या है क्या नहीं वो सब आप समझ जाएंगे आज के लेक्चर में। हम लोग जो डिफरेंट लेयर्स है हमारी अर्थ की, क्रस्ट, मैंटल कोर, सीस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक, इनके बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। ठीक, तो द अर्थ वॉज मोस्टली, और जो भी आपकी पीडीएफ थी, नोट्स थे, वो सब अपलोड किए जा चुके हैं। जो लोग बैच में हैं, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं, परमार CAPF CDS जो बैच है आपका परमार अकेडमी एप्लीकेशन में, वो ठीक है। एंड कल की जो क्लास है वो इसी वजह से फ्री कर दी थी बिकॉज काफ़ी लोग बोल रहे थे। ठीक है, काइंड ऑफ डेमो क्लासेज हैं ये बस। द अर्थ वॉज मतलब लाइव तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन उसको काइंड ऑफ जो था कि भाई प्राइवेट हो जाएगा, तो वो जो है कल वाली नहीं हुई थी ना। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमॉर्डियल स्टेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई एक लाइन को। ठीक है, अभी आपको पता है UPSC का रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज का भी कुछ ही देर पहले, है ना, थोड़ी देर पहले, मतलब दोपहर में आई थिंक 12:15 बजे के समथिंग। ठीक है, तो अभी है एक स्टूडेंट, ठीक है, अभी चलो मैं नहीं होगा तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। खैर, द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमॉर्डियल स्टेट। तो ये बोल रहा है कि वोलेटाइल स्टेट में थी प्रीमॉर्डियल स्टेज में अर्थ। अब प्रीमॉर्डियल स्टेज का मतलब पता है, इसका मतलब है बर्थ स्टेज, जब पृथ्वी का जन्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन साल पहले की बात है, तब की बात कर रहा है। यानी कि जब अर्थ की बर्थ स्टेज थी तो वो ऑलमोस्ट वोलेटाइल थी। वो ऐसा नहीं जो आज हम करंट फॉर्म में देख रहे हैं, एकदम अपर सॉलिड पार्ट है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, अभी देखेंगे। तो वो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसको चारों तरफ से थपेड़े पड़ रहे थे। बहुत सारे आप ये बोल लीजिए कि एस्टेरॉयड, मेटियोर्स, ये सब स्ट्राइक कर रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो ऐसे सॉलिड नहीं थी। ठीक है, वो बहुत ही वोलेटाइल स्टेट में थी, वो बहुत ही मॉल्टन फॉर्म में थी। नाउ ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी, टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से हुआ कि जो हैवियर मटेरियल्स थे, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, ये अंदर चले गए और बाहर बच गए कौन से, मैंने ये सरफेस लेवल पे बच गए जो हल्के एलिमेंट्स थे। समझ में आ रही है आपको बात, कि जो हमारी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो बिल्कुल मॉल्टन स्टेट में थी, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे हुआ ये कि अंदर जाते गए जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स है, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, और सरफेस लेवल पे बच गए जो हमारे लाइट एलिमेंट्स थे, जैसे कि सिलिकेट्स वगैरह। ठीक, इसी चीज़ को हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। इसी चीज़ को हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू ये हमारी लेयर्स क्रिएट हो गई। मतलब
लेयर्स इस तरह से क्रिएट हुई कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में या फिर एलिमेंट्स खुद में सेग्रीगेट होने लगे, अलग अलग होने लगे। जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो बाहर रह गए, जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो अंदर चले गए, जो थोड़े से बीच में होंगे वो बीच में रह गए। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट जो हमारे मटेरियल्स थे वो आपस में अलग अलग हो गए। इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। यहीं से ही 3 लेयर क्रिएट हो गई हमारी अर्थ की, क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट, मैंटल और कोर इस तरह से, या फिर कोर को हम डिवाइड कर देते हैं आउटर और इनर कोर में, तो यहाँ से हमारी 3 या फिर आप 4 बोल सकते हैं, 4 लेयर का क्रिएशन हो गया। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे अंदर की ओर, क्रस्ट, मैंटल और कोर, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जो डेंसर एलिमेंट्स थे वो अंदर सेटल हो गए थे और लाइटर वाले जो है वो बाहर रह गए थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये डिफ्रेंसिएशन आपका मैथ्स वाला डिफ्रेंसिएशन नहीं है, है ना। तो ये चीज़ हमने जो पिछला वाला जो चैप्टर था वो जाननी है। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय, एंड दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब वो मैंने क्यों पढ़ाया आपको, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या है, यानी कि जो अर्थ है उसकी इंटीरियर में क्या हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये जानने के लिए एज सच कोई, क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो लगभग 6370 किलोमीटर है। कोई आपको लगता है इतना डेप्थ में गया होगा? अगर हम देखें तो जो अभी तक मैक्सिमम ड्रिलिंग हुई है वो 12 किलोमीटर की हुई है। डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, कोला जो आपका पड़ता है आर्कटिक ओशन में, ठीक है, वहाँ पर मात्र अभी आप ये जो मैक्सिमम अभी तक ड्रिलिंग हुई है वो 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग है। ठीक है, अब आप समझ लो अर्थ की रेडियस कितनी, 6370। तो फिर हमें कैसे पता चल गया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है? कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये क्रस्ट, ये मैंटल, ये कोर, इसकी डेंसिटी, ये उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हम आगे के अभी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसका प्रूफ क्या है वो स्टार्टिंग में हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें पता कैसे चला, क्योंकि अर्थ की रेडियस तो इतनी है और हम तो मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक जा पाए हैं अभी तक ड्रिलिंग करी है, तो फिर कैसे पता चला? तो यानी कि ये बोल रहा है कि हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस से पता चला, डायरेक्ट एविडेंस तो ऐसा हमारे पास नहीं है। अब इन इनडायरेक्ट एविडेंसेस को भी हम 2 क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। ये इनडायरेक्ट एविडेंस हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में आएंगे वो चीज़ें जो, देखो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करना है, तो जो चीज़ अर्थ के इंटीरियर से निकल रही है, अंदर से ही निकल रही है, वो डायरेक्ट होगा, और जो अर्थ के इंटीरियर से ना आके कहीं बाहर से आ रही है वो आपका एक इनडायरेक्ट सोर्स होगा। अब डायरेक्ट सोर्स में क्या आ जाएंगे आपके, तो जब हम माइनिंग करते हैं, जब रॉक्स की माइनिंग होती है, खनन होता है, तो वहाँ से रॉक्स निकलती हैं, चट्टानें निकलती हैं, ठीक है, और वो जो रॉक्स हैं क्योंकि अंदर से ही निकल रही हैं, तो हमें अंदर के बारे में थोड़ी सी संरचना पता चल जाती है कि किस तरह से अंदर का संरचना होगा। अगेन क्योंकि हम ये सिर्फ एक इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, एज सच तो हमें कोई ऐसा नहीं कि हमने अंदर 6370 तक माइनिंग करके ढूंढ के लाए हैं अपनी, ना, हमने तो बस थोड़ा बहुत माइन किया होगा, लेकिन हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि हाँ ऐसा होगा। अब क्योंकि ये अर्थ के अंदर से ही हमने जो चीज़ निकाली है जिससे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं वो अर्थ के अंदर से ही निकला है। इन्फ्रेंस तो हम हर चीज़ में ड्रॉ करेंगे, कोई भी सोर्स होगा उसमें इन्फ्रेंस हर चीज़ में ड्रॉ होगा, लेकिन अगर अर्थ के अंदर से वो चीज़ निकल रही है तो डायरेक्ट सोर्स होगा, और अगर बाहर से आ रही है तो इनडायरेक्ट सोर्स होगा। और वही चीज़ है कि भाई गोल्ड माइंस जो हैं साउथ अफ्रीका में जो बहुत डीप हैं, वो भी 3 से 4 किलोमीटर तक डीप, और ये जो 12 किलोमीटर बता रहा था ये तो साइंटिस्ट लोग ड्रिल कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के तहत कि हम स्टडी करें, कि वो तो स्पेसिफिक उसी काम के लिए जब ड्रिल कर रहे हैं तब 12 किलोमीटर तक। वैसे तो माइन 3-4 किलोमीटर तक डीप है, इससे ज़्यादा हम डीप नहीं जा पाए हैं, तो वहाँ से जो चीज़ निकल रही है वो एक डायरेक्ट सोर्स होगा। वॉल्केनिक इरप्शन, अब वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, तो जो अंदर से लावा निकल रहा है, आपने सुना होगा मैग्मा या लावा, सेम ही चीज़ होती है, हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो भी मॉल्टेन मटीरियल निकलता है अंदर से, अब क्योंकि अंदर से निकल रहा है तो हम वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट इसको लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट वगैरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और वहाँ से अगेन इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि भाई अंदर का जो मामला है हालचाल इस तरह से होगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनडायरेक्ट सोर्सेज पे आ जाएं। अभी इनडायरेक्ट सोर्सेज पे चलो। तो
तो इनडायरेक्ट सोर्सेज का मतलब क्या होगा? इनडायरेक्ट सोर्सेज का मतलब ये होगा कि जो अंदर से नहीं निकल रहा है, जो हमें बाहर से चीज़ें पता चल रही हैं, दैट इज़ ओके, ऑल क्लियर, ओके 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 ओके। इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं वो, जैसे कि अभी हमने चट्टान वगैरह निकाली, जो भी चीज़ निकाली सर, जो भी चीज़ निकाली, उससे हम अंदर के टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी को जज कर पाएंगे कि भाई अंदर जो है, जैसे जैसे हम जब बाहर रॉक निकाली, ये एक रॉक निकाली, ये बाहर से ऊपर से निकाल ली, ये एक रॉक निकाली, ये अंदर से निकाली, ये और अंदर से निकाली, तो जो और अंदर से निकाली उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, उसका जो डेंसिटी था वो ज़्यादा था, ठीक है। फिर हम ऊपर वाले पे आए तो उसका उतना नहीं था और इसका सबसे कम था। तो इससे हमने क्या निकाला? इससे हमने जो रॉक निकाली उससे हमने टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट सोर्सेज थे, डायरेक्ट सोर्सेज से जो हमने डायरेक्टली पता लगा लिया वो तो डायरेक्ट सोर्सेज में आएगा, लेकिन उसके थ्रू अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी को जो पता लगा रहे हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेज में आएगा। जो हमारे मेटियोर्स होते हैं, अब ये मेटियोर्स क्या होते हैं? तो कल मैंने सोलर सिस्टम वाली क्लास में आपको एस्टेरॉइड पढ़ाया था, मेटियोर नहीं पढ़ाया था ना, कॉमेट्स पढ़ाए थे। कॉमेट्स तो होते हैं जो आइस के बने होते हैं, वो मैंने बताया था, और एस्टेरॉइड वो होते हैं जो चट्टान के बने होते हैं, है ना। अब मेटियोर्स क्या होते हैं? तो मेटियोराइड एक वर्ड होता है, मेटियोराइड, मेटियोराइट, ये सब एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो मेटियोराइड जो होता है, मेटियोराइड, मैं पहले आपको ये लिखता हूँ कि अंतर क्या होता है। तो आप ऐसे समझो, जो मेटियोराइड होता है, मेटियोराइड, ये एस्टेरॉइड की तरह ही होते हैं। एस्टेरॉइड बहुत बड़े होते हैं, मेटियोराइड उनके कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक। अब यही मेटियोराइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा ना और जल जाएगा, ठीक है, उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, तो यही जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो मेटियोर कहलाएगा। समझ रहे हैं आप? और अगर मेटियोर सरवाइव कर गया, अर्थ में आके टपक गया, तो मेटियोराइट कहलाता है। समझ रहे हैं आप? मेटियोराइड, वो मेटियोराइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया और जल गया, तो मेटियोर। जला नहीं, सरवाइव कर गया, आ गया अर्थ में पहुंच गया, मेटियोराइट, ठीक। तो वही है। तो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको मेटियोर्स बोलते हैं। तो ये जो है बाहर से आ रहे हैं, अर्थ के अंदर से तो आ नहीं रहे, अर्थ के अंदर से तो आ नहीं रहे, बाहर से आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट सोर्स होगा ये। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। अब ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, वैसे ही बना होगा जैसे हमारी अर्थ बनी होगी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन रफली उसी टाइम पे, और ऑलमोस्ट उसी मटेरियल से भी बनी होगी। तो उस मटेरियल को लेबोरेटरी में ले जाके जब हम उसका एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वहाँ से हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं और हम पता लगाते हैं कि अर्थ में, हमारा भी अर्थ इसी तरह से होगा। ये भाई हम देखते हैं कि अच्छा इसका बाहर का डेंसिटी ऐसा है, अंदर की चीज़ें ऐसी हैं, तो वहाँ से हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। अब क्योंकि ये अर्थ के अंदर से तो आया नहीं था मेटियोराइट, मेटियोर जो भी मेटियोराइट आप बोल लो, तो ये आपका इनडायरेक्ट सोर्स होगा। ऐसे हमारे और भी इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सीस्मिक एक्टिविटी। अब ज़रा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, ध्यान से। ग्रेविटेशन किससे, हम कैसे पता लगा लेते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कैसा क्या है, कैसे पता लगाते हैं? तो ऐसे पता लगाते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग अक्षांशों पे, अलग अलग लैटिट्यूड पे ये अलग अलग है। ये पोल्स पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है और इक्वेटर में बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम शेप ऑफ अर्थ वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस चीज़ को कि जो अर्थ का शेप है ये कुछ इस तरह से जॉइड शेप का है, और यहाँ पे जब ये अगर अर्थ का सेंटर मान ले तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो इक्वेटोरियल डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल रेडियस है, ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये क्या है, पोलर रेडियस। और ग्रेविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो पोल यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी, सॉरी यहाँ पर इक्वेटर में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम, ठीक। तो ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू दी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना, वो मटेरियल के मास पे भी डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। तो इससे हमें कैसे पता लगता है, इसको हम बोलते हैं, देखो हमें एक अंदाज़ा है कि भाई ग्रेविटी यहाँ पर इतनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अब जब वहाँ पर जाते हैं तो हमें ये बात देखने को मिलती है कि ग्रेविटी तो उतनी है ही नहीं। तो उसको बोला जाता है ग्रेविटी एनोमली, कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ग्रेविटी की वो नहीं आई, कुछ अलग वैल्यूज़ आ गई। तो फिर हम वहाँ से इन्फ्रेंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे जो है मास जो है ना कम, इस तरह का होगा, मास कम होगा, यहाँ पे मास कम होगा तो मतलब मटेरियल इस तरह का होगा,
ठीक है, मास ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा, तो मतलब मटेरियल इस तरह का होगा। तो उस ग्रेविटी एनोमली से भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई हाँ इस तरह का हमारा क्या होगा, इस तरह का अर्थ का इंटीरियर होगा। तो अगेन ये हमें कोई अंदर से सोर्स तो मिल नहीं रहा है, बाहर से ही सब हम कर रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशन भी हमारा एक इनडायरेक्ट सोर्स होगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है और वो भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट सोर्स होगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स, इस सोर्स पे ही पूरा अब आगे का जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे ही बेस्ड है। ये है सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक का मतलब होता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंपीय जो तरंगे हैं, भूकंप जब आता है तो तरंगे आती हैं, वो तरंगों के फॉर्म में आता है, वो वेव्स के फॉर्म में आता है, जिसको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। इससे हम कैसे पता लगाते हैं, इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है पूरा, जिसमें कि हम अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे, उसकी वेव्स यानी सीस्मिक वेव्स के बारे में समझेंगे, और उससे हम कैसे ये पता लगा लेते हैं कि भाई अर्थ के इंटीरियर में कैसा होगा, वो हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ से आगे का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एड्यू क्या है स्पैम कर रहे हो है, 3 पॉइंट वालों को भी लेना पड़ेगा क्या सर? अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे आंसर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं बैच के अनाउंसमेंट में कल वाले में। रोज़ रोज़ आके यहाँ पे स्पैम नहीं करो, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो पूछो आप, ऑलराइट। तो अभी आते हैं अर्थक्वेक पे, ध्यान से। द स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर, यानी कि जब हम अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी करते हैं तो हमें अर्थ के अंदर के बारे में पूरी क्लियर पिक्चर मिलती है। एंड अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है? अर्थ की शेकिंग है, अर्थ का हिलना है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। इट इज कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव दैट ट्रैवल इन दी ऑल डायरेक्शन। ये अर्थक्वेक कब आता है? अर्थक्वेक कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी का रिलीज है, जो एनर्जी का रिलीज है वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है चारों दिशाओं में। लेकिन बात यह आती है कि अर्थ शेक क्यों करती है? वाई डज द अर्थ शेक? अर्थ हिलती क्यों है? तो अर्थ द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट लाइन। अभी हमने देखा कि अर्थ के हिलने को अर्थक्वेक बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ हिलती क्यों है, तो वो बोल रहा है कि जो भी अर्थक्वेक आता है वो क्या होती है? एनर्जी का रिलीज होता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो अलोंग अ फॉल्ट होता है। फॉल्ट क्या होता है? दरार, ऐसे समझ लो, फॉल्ट का मतलब है दरार। और ठीक है, वही लिखा हुआ है, शार्प ब्रेक इन दी क्रिस्टल रॉक्स। अंदर की जो चट्टाने हैं उसमें जो ब्रेक है उसको हम दरार को बोलते हैं फॉल्ट। ठीक, रॉक्स along a fault line tend to move in opposite, अब ध्यान से, रॉक्स tend to along a fault line tend to move in opposite direction। अब ये जो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ लो इसको। अब होता क्या ना, इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि यहाँ पर क्या ना, ये फॉल्ट लाइन है मान लो, ठीक है। ऐसे जो रॉक्स होती हैं ऐसे स्मूथ नहीं होती हैं कि बड़ी स्मूथ टाइप हैं, ये थोड़ी सी इस तरह की होती हैं। एक सेकंड रुको, ये कुछ इस तरह की हैं, ठीक है, इस तरह की हैं ये। ठीक है, कुछ इस तरह की हैं। अब बोल रहा है कि ये फॉल्ट के अलोंग भूकंप आता है। फॉल्ट में ही एनर्जी रिलीज होती है, वहीं से तरंग उठती हैं और वहीं से भूकंप आता है। समझ आई बात? अब ये बोलता है कि ये फॉल्ट लाइन के अलोंग क्या होता है कि रॉक एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती हैं। फॉल्ट टेंड टू मूव अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि हमें इधर जाना है, ये बोल रहा है कि इधर जाना है। होता क्या है फिर? होता ये कि ये फंस जाता है, लॉक हो जाता है। ये इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो लॉक हो गया, ये इधर जाना चाह रहा है इधर, और ये इधर जाना चाह रहा है। ये प्लेट बाउंड्री होती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अगेन अभी वो उस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं होगा तो अभी मैं उसको समराइज कर दूंगा। लेकिन ऐसे समझ लो कि ये एक प्लेट उधर की ओर और एक इधर की ओर जाना चाह रही है। यहाँ पर क्या हो गया? लॉक क्रिएट हो गया। इस लॉक को बोलते हैं फ्रिक्शन। तुमने एक मीम देखा है? हाँ जगह है, बोलता कहाँ जगह है, बोलता बहुत जगह है, बोलता कहाँ जगह है, बोलता बहुत जगह है। उसी तरह है, ये बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें स्लाइड करना है, बोलता है हमें जाना है, वो बोला कहाँ जाना है, बोलता है हमें जाना है, बोलता है कहाँ जाना है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फ्रिक्शन इसको जाने नहीं दे रहा है और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं, स्लाइड करना चाहती हैं, वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इस फ्रिक्शन फोर्स से। ये लॉक टूट जाएगा, लॉक हट जाएगा और यहाँ पर एनर्जी का रिलीज हो जाएगा और आ जाएगा भूकंप। ठीक, क्लियर कि किस तरह से ये जो प्लेट्स थी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाह रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव तो करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर लॉक क्रिएट हो गया था ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स।
वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएंगी, और जैसे ही ओवरकम करेंगी वहाँ से एनर्जी का रिलीज होगा, और वो एनर्जी का रिलीज सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जहाँ पर एनर्जी का रिलीज होगा उस पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। जहाँ पर इस एनर्जी का रिलीज होगा उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शंस रीच द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। बोल रहा है कि वेव्स जो हैं चारों दिशाओं में चलना शुरू करेंगी, और जहाँ पर पहुँचेंगे अर्थ सरफेस में, यहाँ से निकली, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं सरफेस ऑफ अर्थ में आ रहा है, अंदर आता है। कहाँ आता है बताएंगे तुम्हें, लिथोस्फीयर करके एक होता है, वहाँ पर आता है ये भूकंप, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। फिर इस तरह से चारों दिशाओं में चलना शुरू करेगा। अर्थ सरफेस में जहाँ मीट करेगा, ये पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले मीट करेगा, जो इसके जस्ट ऊपर होगा, इसको बोलते हैं भूकंप का एपीसेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। भूकंप यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, सारे डायरेक्शन में चलना शुरू किया, सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, जो इसके सबसे जस्ट ऊपर है, इसको बोलेंगे एपीसेंटर। यहाँ जहाँ से शुरू हुआ उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। समझ में आई बात? तो बताओ डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो डिस्ट्रक्शन जहाँ एपीसेंटर होता है ना भूकंप का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और जितना दूर जाते जाओगे उतना कम होता जाएगा। अब तो मुझे एक सवाल का उत्तर दो, एक ऑब्वियस सा टाइप क्वेश्चन है, उसका उत्तर दो, देखते हैं कितने लोग का आंसर। ये है पहला केस, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डीप अर्थक्वेक, ठीक है। और एक है जिसका कि ये है अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर या फोकस, ये है, इसको बोलेंगे शैलो अर्थक्वेक। डीप क्योंकि बहुत डीप है, शैलो क्योंकि ये बहुत उतना ज़्यादा डीप नहीं है। किस में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा? आंसर दो, डीप वाले में कि शैलो वाले में? जल्दी आंसर दो मुझे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, अंशुल डागर जी अभी आपको बताते हैं, ठीक है, रुक जाइए, अभी सारी चीज़ें वही देखने वाले हैं, अर्थक्वेक वेव्स पे ही आने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शैलो अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि हाइपोसेंटर अर्थ सरफेस के नज़दीक है ना, तो जो वेव्स ट्रैवल करेंगी वो तुरंत पहुंच जाएंगी, वो बात तो है तुरंत पहुंच जाएंगी, लेकिन उनकी एनर्जी भी तो मैक्सिमम रहेगी। जब तक यहाँ तक पहुँचेंगी तब तक एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी होगी, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी के साथ पहुँचेंगे। तो शैलो विल बी दी करेक्ट आंसर। सबका सही आंसर है, निशिता, विजय, आयशा, सयान, मिश्रा, ठीक है, विशाखा, सबका सही है। ऑलराइट, अब आते हैं ये वेव्स जो अभी क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने अभी? हमने ये पढ़ा कि भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता देती हैं। अच्छा, तो ये भूकंप की तरंगें क्या होती हैं? तो उसके लिए फिर सवाल उठा कि भूकंप क्या होता है। तो फिर ये बात आई कि भूकंप जो होता है वो शेकिंग होता है। तो फिर ये बात आई शेकिंग होती क्यों है? तो शेकिंग फिर बताया गया कि क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है एक जगह से, इस वजह से शेकिंग होती है। फिर बात यह कि एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है, तो फिर इन्होंने बोला कि एक फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग होता है। हमने पूछा एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है, वो बोल रहा है फॉल्ट के अलॉन्ग होती है। हमने पूछा क्यों होती है, तो उसने बोला कि इसलिए होती है क्योंकि जो प्लेट होती हैं, क्रिस्टल रॉक्स होती हैं, ये एक दूसरे से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन चलना चाहती हैं, लॉक हो जाती हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है जाने नहीं देता है, तो वो जाना चाहती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये उसको ओवरकम कर लेती हैं, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लिया। जब फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लिया तो अब कोई इनको रोक नहीं पाएगा, और यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। कहाँ से? यहाँ से। और जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी वेव्स के फॉर्म में, और जहाँ से शुरू होगी फोकस या हाइपोसेंटर, जहाँ पर सबसे पहले अर्थ में पहुँचेगी जस्ट अबव इट एपीसेंटर। और हमने पढ़ा कि शैलो वाला है तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अभी तक ये पिक्चर। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो वेव्स हैं ये कैसी कैसी प्रॉपर्टी शो करती हैं, और अगर ये समझ गए तो आप भी साइंटिस्ट हैं और आप भी निकाल लेंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अर्थ का इंटीरियर कैसा है वो आप समझ जाएंगे अभी। तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। जितने भी नेचुरल अब सर क्या आर्टिफिशियल अर्थक्वेक भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कोयना डैम बना था महाराष्ट्र में, भूकंप आ गया था क्योंकि डैम बना रहे थे, अंदर बहुत भयंकर तरह से विस्फोट हुआ और एनर्जी रिलीज़ करी। तो नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल भी हो सकता है अर्थक्वेक, ठीक। सारे नेचुरल जो अर्थक्वेक हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं, और लिथोस्फीयर का मतलब होता है अप टू अ डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर, ठीक।
सर ये क्या है लिथोस्फीयर? अभी समझाएंगे हम इसको, लिथोस्फीयर को आराम से। बस अभी तुम ये समझ लो कि सारे जो नेचुरल वाले अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं। लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर, ये नहीं याद करना, मत याद करो, ठीक। सीस्मोग्राफ जो है ये वेव्स को रिकॉर्ड करता है, वेव्स को कैप्चर करता है, उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं। तो वो ग्राफ जो सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं। अर्थक्वेक वेव्स दो तरह की होती हैं, बॉडी और सरफेस। अर्थक्वेक वेव्स, भूकंप की तरंगें दो तरह की होती हैं, बॉडी और सरफेस। वो वेव्स जो पूरी अर्थ की बॉडी तक पहुंचती हैं, पूरी अर्थ की बॉडी तक ट्रैवल करती हैं, बॉडी वेव। बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ। पूरी बॉडी में जा रही तो बॉडी वेव। ये है भूकंप, एनर्जी रिलीज हुई, ये बॉडी वेव। फिर इनको बीच में अगर चट्टान मिल जाएगी, सरफेस मिल जाएगी, सरफेस के कांटेक्ट में, तो सरफेस वेव बन जाएंगी। यानी बॉडी वेव इंटरैक्ट विथ द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। सिंपल, कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो बॉडी वेव्स के फॉर्म में होगी, और ये जब जो वेव्स हैं ये अगर मिल जाएंगी सरफेस रॉक से, चट्टानों से, तो वो सरफेस वेव, उनका नेचर तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सरफेस वेव कहलाएंगी। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। ठीक है, दीज वेव्स, किसकी? सरफेस वेव्स की बात कर रहा है। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतनी इन वेव्स की स्पीड भी या फिर वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। वो तो खैर अभी आप छोड़ दो, रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं एक्चुअल में, हमने अभी क्या किया, सीस्मिक वेव्स को दो कैटेगरी में बांटा, बॉडी और सरफेस। अब बॉडी को भी दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, पी और एस। बॉडी को भी दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, पी और एस। पी वेव क्या है? प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेव्स हैं, ये प्राइमरी हैं, तो इसलिए पी इन शॉर्ट बोल देते हैं। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले यही ओरिजिनेट होती हैं, और सबसे पहले और सबसे तेज भागती हैं। हाथ में चप्पल रख के एकदम से सरसरा के भागती हैं सीस्मोग्राफ में, इसीलिए सबसे पहले रिकॉर्ड हो जाती हैं। देख लो, ये सीस्मोग्राफ है, ये सबसे पहले रिकॉर्ड हुई है पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। अब फिजिक्स में अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ोगे साउंड वेव क्या होती हैं। तो साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ से हमें ये पता चला, अभी तो खैर अभी पढ़ा नहीं है, तो खैर अभी वो भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो साउंड वेव की तरह होती हैं। अभी हम पढ़ाएंगे कि साउंड वेव का मतलब क्या होता है, तो फिर अभी बता ही दें। रुको, नहीं, अभी पी वेव के बारे में आई थिंक डिटेल में है ना। चलो तो वहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो ये साउंड वेव की तरह होती हैं। अब इसका मतलब क्या, वो भी अभी आपको बताएंगे। एस वेव, सेकेंडरी वेव। अभी मैंने क्या बताया, वेव्स दो तरह की, बॉडी सरफेस। बॉडी भी दो तरह की, पी और एस। तो पी आप समझ गए हो कि साउंड वेव की तरह है, बस अभी के लिए इतना। और सबसे पहले रिकॉर्ड होती है सीस्मोग्राफ की, बिकॉज इनकी स्पीड सबसे तेज होती है, तो दे आर फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस और दे आर फर्स्ट टू रिकॉर्ड ऑन द सीस्मोग्राफ। एस वेव्स सेकेंडरी वेव बोलते हैं। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही चल सकती हैं, सिर्फ सॉलिड में। अब यही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ये बता देगा कि अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है, यही तुम्हें हेल्प करेगा अभी। यही चीज़ कि पी वेव जो होती है, पी वेव तीनों में ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये तीनों में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन इसके स्पीड का रेशियो ये होता है, सॉलिड में सबसे तेज होगी, लिक्विड में तो थोड़ा धीमे हो जाएगी, और गैस में तो फिर सबसे धीमे हो जाएगी। और ये जो भाई साहब हैं एस वेव, ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करते हैं, ठीक। नाउ द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू बी रिपोर्टेड ऑन द सीस्मोग्राफ। अब देखो सीस्मोग्राफ में पी वेव सबसे पहले आ गई है, एस वेव आई सबसे लास्ट में पहुंची, कौन? सरफेस वेव। क्यों? क्योंकि धीमे है ना, इसलिए। और जो जितना धीमा होता है वो उतना ही भयंकर डिस्ट्रक्शन करता है। तो दीज वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। ये लाइन इसीलिए मैंने हाईलाइट करी क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से सवाल उठेगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से सवाल उठेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सबसे पूछेगा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है आपकी सरफेस वेव। और ये क्या करती हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स करती हैं, जिसकी वजह से कोलैप्स वगैरह भी होती हैं चीज़ें, ठीक। चलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? सरफेस वेव्स को और किस नाम से जानते हैं? सरफेस वेव्स को हम लव वेव्स के नाम से जानते हैं, किसी ने लिख भी रखा है, मयंक ने, लव वेव भी होती हैं, यही होती हैं वो सरफेस वेव्स को ही लव वेव्स बोलते हैं, ठीक है।
लव वेव्स बोलते हैं, या फिर एल वेव्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम रैले वेव्स बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम रैले वेव्स बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्लियर? ओके, लव वेव्स या फिर एल वेव्स या फिर रैले वेव्स। भैया नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें आप फोकस करो, नोट्स आपको मिलेंगे अलग से। चलो, प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स पे आते हैं कि ये अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स प्रोपोगेट कैसे करती हैं, चलती कैसे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स, हाँ जी, उस पर भी आ रहे हैं भी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर। जो डिफरेंट तरह की जो वेव्स होती हैं डिफरेंट मैनर में ट्रैवल करती हैं, और जैसे ही वो चलती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, वो वाइब्रेशंस करती हैं। वाइब्रेशंस, कैसी वाइब्रेशंस? तो वाइब्रेशंस जैसे सरसराहट, तनसनाहट, गुनगुनाहट, दबा तो वैसी नहीं करती हैं ये एक्चुअल में। ये सेंसेशंस नहीं होती हैं, ये वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में पी वेव्स जो है वाइब्रेट करती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और भाई स्पैम मत करो राहुल सिंह, ठीक है। हमारी रैंक फर्स्ट आई है राहुल सिंह यूपीएससी में। और बताओ, इनको तो टाइम आउट करना पड़ेगा, है ना। उतनी देर से स्पैम किए जा रहे हैं सर, 3.0 वालों को लेना है कि नहीं। चलो भाई, तो अभी आते हैं पी वेव्स क्या होती है। पी वेव्स वाइब्रेट करती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी जो पी वेव होती हैं, ये वेव चल रही है ऐसे करके, ठीक, और ये इस तरह से वाइब्रेट करती हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और ऐसी तरंगों को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो वेव जहाँ पर जिनका वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं पी वेव्स। और इसी वजह से, क्योंकि इस तरह से वाइब्रेट करती हैं, तो ये जहाँ पर भी चलती हैं वहाँ पर स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग, खिंचाव भी होगा और दबाव, स्क्वीजिंग भी होगा, क्योंकि ऐसे 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 चल रही हैं। जब इधर को जाएंगी तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जब इधर की ओर आएंगी अंदर की ओर तो स्क्वीजिंग हो जाएगी। तो जिससे भी ट्रैवल करेंगी वहाँ पर स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करते हुए जाएंगी। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अदर थ्री कौन है? एस वेव है, ठीक है, एस वेव है। जैसे एस वेव के साथ क्या होता है, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। यही डायरेक्ट लाइन आई थी सर, इस बार के सीडीएस एग्जाम में डिट्टो लाइन उठी है, यही लाइन। अब इसलिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करेंगे उसको, ठीक है। जिन लोगों ने आज पेपर दिया हो यार, फिर मैंने सॉल्व भी करवाया था, एग्जैक्टली यही लाइन उठी है, पूरे इसी सेक्शन से ये मतलब क्वेश्चन बनाए, ये ऊपर वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। ठीक है, कि वर्टिकल प्लेन में एस वेव इज परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, और ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक, हेंस दे क्रिएट व्हाट? दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। क्रस्ट और ट्रफ क्यों? क्योंकि इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है, इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है, तो जब ये ट्रैवल करेंगे तो इस तरह से क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि वाइब्रेशंस किस तरह की वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशंस सरसराहट, तनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, कंपकपाहट, चपराहट वो वाली नहीं है। ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये एक्चुअल में स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग करती हैं, ये स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग करती हैं, या फिर क्रस्ट और ट्रफ क्रिएट करती हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे सेंसेशंस कैसी सेंसेशंस, तो बोलना स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग या फिर क्रस्ट और ट्रफ। स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग मतलब पी वेव, और क्रस्ट और ट्रफ मतलब ये है कि आपकी वो कैसी वेव है? एस वेव है। ठीक, क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़ें। एमरजेंस ऑफ शैडो जोन, ये छाया क्षेत्र क्या होता है? शैडो जोन क्या होता है? ठीक है शैडो जोन क्या चीज़ होती है? तो एमरजेंस ऑफ शैडो जोन, शैडो जोन का मतलब होता है वो जोन जहाँ पर वेव ना पहुँचे, उसको बोलते हैं जहाँ छाया क्षेत्र। छाया का मतलब है जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच रही है,
जहाँ पर वेव नहीं पहुँचेगी, कौन सी वेव सर, अभी क्या क्या घुइयाँ चील रहे थे हम, अभी वेव्स तो पढ़ रहे थे, तो वो वाली वेव्स अगर नहीं पहुँचेंगी कहीं पे तो उसको बोलेंगे शैडो जोन। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सीस्मोग्राफ्स लोकेटेड फार ऑफ लोकेशंस, रिकॉर्ड होती हैं, जहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी वो शैडो जोन हो जाएगा, सिंपल। ठीक, अब हमने किया क्या, यहीं से पता लगेगा अर्थ का इंटीरियर, यहीं से पता लगेगा, ध्यान से समझना, नहीं तो तुम सारी चीज़ मिस कर दोगे। सारा कुछ समझने के बाद अगर तुमने अंत मिस कर दिया तो जो है तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जो है रावण का वध क्यों किया गया था, समझ रहे हो तुम। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट सीस्मोग्राफ्स located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. However, the seismograph located beyond 140 from epicenter record the arrival P। क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा, समझाते हैं। देखो इधर आओ, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक। अब अर्थ में हमने क्या किया, पी वेव्स को गुजारा, पी वेव्स को गुजारा हमने, तो पी वेव्स चली अपना आराम से, चल नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही पता नहीं यहाँ पर हिट हुआ, चल ही नहीं पाई, धीमे हो गई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो चल नहीं पाई, हम बोल रहे हैं कि धीरे हो गई, देख रहे हो, धीरे हो गई, थोड़ी सी धीरे हो गई। अगर सीधा अगर जाती तो जैसे ये सीधा गई तो ऐसे ये आ जाती, ऐसे ये आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा ये हुआ कि धीमे हो गई। तो यार कुछ हमने पढ़ा था कि पी वेव सॉलिड में ज़्यादा तेज ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में कम। गैस तो अंदर हो ही नहीं, सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ी कम। मतलब समझे दया तुम, मतलब ये है कि ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट लिक्विड है, तभी तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। कौन सा पार्ट, ये है कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। कुछ पता थे, अभी पढ़ाए नहीं है उसके बारे में, क्रस्ट मेंटल कोर अभी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो हम समझा ही थे तुम्हें कि भाई बाहर वाला क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है और सबसे अंदर वाला कोर है। तो हमें ये पता चला कि कोर का भी बाहरी जो कोर है, आउटर कोर, वो गीला है, वो लिक्विड है, तभी तो नहीं ट्रैवल कर पाई ढंग से, धीमे धीमे चली। तो यहाँ पर सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ये हो गया शैडो जोन। किसका, पी वेव का, क्योंकि पी वेव को गुजारा था 103 डिग्री से लेकर, वहाँ 105 डिग्री लिखा है, 105 ही कर लो, ठीक है, 105 डिग्री से लेकर इसको 145, ठीक है, 145 डिग्री तक पी वेव रिकॉर्ड नहीं हुई सीस्मोग्राफ में। तो 105 से लेकर 145 डिग्री तक छाया का क्षेत्र हो गया, किसका, पी वेव का। बाकी जगह तो मिल रही हैं, 105 डिग्री के बियॉन्ड तो मिल रही हैं, और 145 डिग्री के बियॉन्ड भी मिल रही है, बट 105 से 145 के बीच में नहीं मिल रही है, ठीक है। एस वेव के बारे में समझ लेते हैं, फिर उस लाइन पे आते हैं जो हमने पीछे से जल्दी जल्दी पढ़ लिया था। एस वेव पे आते हैं। अब एस वेव को भी हमने उसी तरह गुजारा, चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ज़िंदगी बड़ी आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, यहाँ पर जब हिट किया कोर में, तो धीमे तो छोड़ो, ये तो चल ही नहीं पा रही है, कुछ अंदर सेंसेशंस ही नहीं हो रही हैं, गड़गड़ाहट, जो भी सनसनाहट फनफनाहट, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा अंदर तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये अकड़ में थी अपनी कि हम तो सॉलिड में ही चलेंगे, मैं तो उसी से शादी करूंगी। अब कोई नहीं मिल रहा, उसकी किसी और से हो गई, अब कोई मिल ही नहीं रहा है। तो वही है, सॉलिड से इनको चलना था तो सॉलिड में तो चल ली, अब जब लिक्विड आई तो नहीं चल पाई। तो उससे क्या हुआ, 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक पूरा इनका छाया क्षेत्र हो जाएगा, और इनका छाया क्षेत्र बहुत बड़ा है। तुम देखो पी वेव का तो इतना है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, पी वेव का तो सिर्फ इतना है, इसका तो यहाँ से लेकर कितना है, बहुत है कि नहीं, बहुत है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि द शैडो जोन ऑफ पी वेव अपीयर एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 से लेकर 145 डिग्री अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, ठीक है, 105 से 145 तक था दोनों साइड। और जो एस वेव था वो 105 से लेकर 105 इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट, बहुत बड़ा तो है ही है, लेकिन ये पूरी अर्थ का 40% है, एकदम डेटा है, डेटा मलाई डेटा है, एकदम सीधा उठेगा 40%। कितना यार सरफेस का, 40%, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है हाउ द सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री, ठीक है, सीस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स। दोनों आ रही थी 105 डिग्री के बियॉन्ड जो है 105 डिग्री एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री, दोनों आ रही थी। हाउएवर सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव ओनली, एस वेव नहीं आई। 145 के बियॉन्ड यहाँ पर पी वेव्स आ गई, लेकिन यहाँ पर एस वेव नहीं आई। यहाँ पे तो पी भी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो पी आ गई थी ना, यहाँ तो एस भी नहीं आई 145 के बियॉन्ड। समझ में आई बात, छाया क्षेत्र समझे कि छाया क्षेत्र क्या होता है, और अगर समझे तो बताओ जल्दी से। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पे,
किसी कोई दिक्कत? 40% मलइयो क्या है भैया? मलइयो ये क्या होता है? क्यों मलइयो क्या है? हाँ, yes, these waves travel not in a state but in curvy due to refraction caused by different densities. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो वेव है सीधे नहीं ट्रैवल कर रही कर्व के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग, जैसे कि हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं बिकॉज हमारी आंख और तारे के बीच में एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग लेयर पे अलग अलग है। तो इस तरह से उसका अलग अलग पोजीशन होता रहता है, अलग अलग पोजीशन होता रहता है। तो उसी तरह है रिफ्रैक्शन यहाँ पर उसका भी हो रहा है वेव का, तो इसलिए कर्वी उसमें फॉर्म में ट्रैवल कर रही है ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज। राइट, चलो भाई। एस वेव का शैडो जोन नहीं समझ में है। देखो, एस वेव को हमने गुजारा पी वेव की तरह, खूब अच्छे से ट्रैवल कर रही थी क्योंकि ये सॉलिड हिस्सा था, और सॉलिड में ये दंदना के ट्रैवल करती हैं। लेकिन आउटर कोर लिक्विड है, ये आउटर कोर लिक्विड हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर पी वेव की स्पीड धीमे हो गई। और ऐसे भी पता चला क्योंकि ये ट्रैवल नहीं कर पाई यहाँ पे, तो लिक्विड ही होगा क्योंकि सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर पाती हैं। तो ये जो है लिक्विड हुआ, ऐसे इन्होंने पता लगाया। किसने? साइंटिस्ट ने। ऐसे पता चला कि भाई हाँ लिक्विड है, तभी तो ये एस वेव यहाँ पर नहीं ट्रैवल कर पाई। तो ऐसे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मिला सीस्मिक वेव से, क्योंकि यहाँ तक कोई गया तो होगा नहीं। तो फिर हमने ऐसे सोचा कि यार यहाँ पर वेव जा नहीं पा रही है एस वाली, और एस वाली सिर्फ आपकी जाती है सॉलिड में, तो इसका मतलब यही है कि ये लिक्विड है। ऐसे हमने इनडायरेक्ट रेफरेंस लगाया। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो नॉर्मल टाइप का जो एक अर्थक्वेक होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी प्लेट इधर उधर फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग जो भूकंप आता है, वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है। वो आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है। समझ में आई बात आपको? जो वहाँ पर प्लेट ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, वो सिंपल टाइप का था जो हमने अभी पढ़ा, फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग आता है वो। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आता है, जो वोल्केनो की इरप्शन की वजह से आता है, उसको वोल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, कि अंदर से ज्वालामुखी भड़ाक से निकला और अर्थ हिला दिया अर्थ को। ठीक है। देन तीसरा है, इसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, जहाँ पर माइनिंग वगैरह होती है। तो वहाँ पर आपको पता है माइनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल है इस तरह से खदानें खोदी जाती हैं। ठीक है, इस तरह से तुम्हें पता है, जैसे कि ये है तो ऐसे करके है। ठीक है, तो तुम्हें पता है इस तरह से, अरे यार ठीक है, इस तरह से है। तो जब अंदर जाओगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे खदान खोदोगे खोदोगे खोदोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो छत है ये कोलैप्स कर जाएगी। तो उसकी वजह से भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, उसको कोलैप्स अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है। और एक होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, अगर केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस का जब एक्सप्लोजन करते हैं, जैसे कोई न्यूक्लियर टेस्ट मान लो किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में, या फिर जैसे हमारा वो कोयना डैम, मैंने आपको बताया इंडिया में जब कोयना डैम बना था, तो उस तरह का जो आपका होता है, जो अर्थक्वेक होता है, उसको रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। लिखा होगा, ये देखो, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है। तो उसको हम, वो कब आता है, जब हम कोई बड़े बड़े लार्ज रिजर्वॉयर, जैसे कि कोयना डैम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, 1967 में 1967 में महाराष्ट्र में आया था आपका। ठीक है, कोयना डैम के बनने की वजह से, तो वो आपका एक रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक था। ठीक। अब आते हैं अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। वेव्स को नहीं, वेव्स को तो सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को कैसे हम कैसे किस स्केल पर हम नापते हैं। तो मैग्नीट्यूड को मापते हैं रिक्टर में, और इंटेंसिटी को मरकल्ली में। एम से मैग्नीट्यूड, एम से मरकल्ली नहीं होगा, एम से मैग्नीट्यूड और रिक्टर होगा, और इंटेंसिटी मरकल्ली के जाएगी। ठीक है। रिक्टर की क्या लिमिट होती है, तो 0 से 10 मार्क कर देते हैं स्टूडेंट। द आंसर इज रॉन्ग। रिक्टर की कोई लिमिट नहीं होती है, ध्यान रखना। रिक्टर हैज़ नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ध्यान रखना ये। ठीक है, रिक्टर की कोई लिमिट नहीं होती है। एक बार एनडीए में सवाल बन चुका है इस पर, और जब सीधे से बन जाएगा, और जिन्होंने नहीं पता होगा तो सीधे 0 to 10 मार्क करेंगे, क्योंकि हर जगह 0 to 10 लिखा रहता है। ये एब्सोल्यूट नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 इंटेंस मैग्नीट्यूड का भूकंप आ नहीं सकता है। ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मरकल्ली की है, कितनी है, 1 से 12 तक। मरकल्ली क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी 1 से लेके 12 तक है। समझ में आ गई चीज़। ठीक है, 2 स्केल है हमारी, एक कौन सी है, एक रिक्टर है और एक मरकल्ली है। रिक्टर 0 से 10 जाती है, मरकल्ली 1 से 12 जाती है। अब आ जाते हैं अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं। अर्थक्वेक के आने की वजह से क्या क्या हो जाता है। ज़मीन हिल जाती है,
डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो जाता है, अलग अलग ऐसे अलगाव टाइप हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। लैंड और मड स्लाइड हो जाएगी, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज़मीन हिलेगी तो टूट जाएगा, हिस्सा टूट के गिर जाएगा। सॉइल लिक्विफैक्शन, ये हम आपको जब वेदरिंग वगैरह पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे सॉइल लिक्विफैक्शन वही होता है कि आपकी जो एक अर्थ का पार्ट है वो पूरा अलग हो गया, टूट गया, सॉइल लिक्विफैक्शन हो गया। ठीक है। ग्राउंड लर्चिंग हो गया, एवलांच आ सकता है। एवलांच मतलब बर्फीला पहाड़ जो गिर गया आपका, जैसे लैंड स्लाइड क्या है, ज़मीन गिर गई है ना, मिट्टी का मलबा गिर गया, जब बर्फ़ गिर जाती है तो उसका एवलांच बोलते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेस हो गया, फ्लड आ जाते हैं। ठीक है। फायर भी आ जाती है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट ही सबसे। स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं। ठीक है, वो सब हो जाता है। ठीक है। जो हमारी माइंस में हम वो कर रहे थे है ना, माइनिंग एक्टिविटी कर रहे थे, उनके रूफ भी कोलैप्स हो सकती है। सुनामी आ सकती है। अब बहुत लोगों को क्या लगता है ना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सुनामी जो होती है इसकी वजह से भूकंप आता है। ऐसा नहीं है, भूकंप की वजह से सुनामी आता है। सुनामी इज़ नॉट अ कॉज बट अ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। सुनामी क्या है? सुनामी है हार्बर वेव्स। सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स। सुनामी इज अ जापानीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स। मतलब ये है कि जब भूकंप समुद्र तल के अंदर आता है तो उसको सुनामी बोलते हैं। जब अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर अभी समझ में आती है बात, फोकस जहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो समुद्र तल के अंदर है तो क्या होगा? सुनामी आएगी। वो जो वेव्स ट्रैवल करी, वो जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है? वेव्स है। वो वेव्स समुद्री वेव्स का रूप लेंगी, हार्बर वेव्स, उसी को सुनामी बोलते हैं। और वो जब कोस्ट से, तट से टकराएगी झमाम से करके, झम से करके, तो डिस्ट्रक्शन कैरी करेगी। सुनामी और साइक्लोन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। साइक्लोन लो प्रेशर वगैरह की वजह से बनता है समुद्र तल के अंदर, तब चांस होता है कि सुनामी आ सकती है। वो वेव्स ऐसे ट्रैवल करेगी, बढ़ेगी और यहाँ पे कोस्ट में जब हिट करेगी तो कोस्ट में उसकी एनर्जी पूरी रिलीज हो जाएगी। जितनी पूरी एनर्जी बनी थी यहाँ पर वो पूरी यहाँ आके रिलीज हो जाएगी झम से एकदम। समझ रहे हो? क्लियर यहाँ तक? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी पढ़ेंगे जब वोल्केनिज्म वगैरह देखेंगे। ठीक है। वोल्केनिज्म इसी लेक्चर में दिया हुआ, लेकिन हम इस चैप्टर में दिया हुआ, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में। ठीक है। वो रॉक्स वाले में पढ़ेंगे। तो यहाँ वही दिया हुआ है। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपी सेंटर ऑफ द ट्रिमर इज बिलो ओशियनिक वाटर। वही जो मैंने सेम चीज़ आपको बताई है वही लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। इंडिया में एक सुनामी आई थी, बॉक्सिंग डे सुनामी। कोई बताएगा बॉक्सिंग डे सुनामी कब आई थी? बॉक्सिंग डे का मतलब होता है जो क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, उससे एक दिन बाद वाला जो दिन होता है उसको बॉक्सिंग डे बोला जाता है। तो उसी दिन आई थी 26 दिसंबर को। तो बॉक्सिंग डे सुनामी कब आई थी? तो ये 2004 में आई थी, 2004 में। हाँ, झम से लगती एकदम, झम से, झमाम से। अब ये क्या है सर? ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं, हमने अलग से लगाया है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया में कौन सा जो क्षेत्र है वो ज़्यादा प्रोन है टू अर्थक्वेक, ये आपसे पूछता है। तो ध्यान रखना, ये आपको ऐसे याद करना है कि जो जोन 5 होता है वो ज़्यादा प्रोन होता है अर्थक्वेक का, जोन 4 थोड़ा कम, जोन 3 और कम, जोन 2 और कम। तो आप देखो सबसे ज़्यादा प्रोन अर्थक्वेक रीजन्स कौन से हैं? तो एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पार्ट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट बहुत प्रोन है, और ये वाला पार्ट है थोड़ा सा। यानी अगर हम देखें तो ये जोन 4 में आ रहा है, सॉरी जोन 5 में आ रहा है, और जोन 4 में पूरा ये पार्ट आ रहा है। ये क्या है? इतना तो आई थिंक सबको पता होगा, ये हिमालयाज़ वाला क्षेत्र है। नहीं पता है तो पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। यहाँ हिमालयाज़ है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। तो यहीं पे तुम देखो कि ये आपका पूरा लाल लाल हो रखा है, लालिमा छा रखी पूरी है। तो जोन 5 या जोन 4 में आ रखा है। तो अभी दिल्ली में देखो आए दिन हिला देता है, मतलब ज़मीन को। ठीक है। तो ये दिल्ली रहा आपका, यहीं पे जो आसपास एरिया हिल जाते हैं। ठीक। गुजरात का ये वाला पार्ट, अब तुम रिलेट कर पाओ भुज अर्थक्वेक कब आया था? भुज अर्थक्वेक। तो भुज अर्थक्वेक क्यों आया था? क्योंकि गुजरात का ये वाला जो पार्ट है ये प्रोन है अर्थक्वेक से, इसीलिए 2001 में क्या आया था यहाँ पर? 2001 में आया था भुज अर्थक्वेक। ठीक। से लग रहा है इस बार के पूरा, अच्छा। ठीक है। तो भुज अर्थक्वेक आया था 2001 में। क्लियर रहती चीज़। देन नीचे आ जाओ, नीचे एकदम माहौल शांति का रहता है। कभी देखा साउथ इंडियंस वाले ज़्यादा चिल मारते हैं आराम से, समुद्र तट पे रहते हैं, मछली खाते हैं आराम से, चिल है कि नहीं? यहाँ पे वालों को दिक्कत रहती है, यहाँ के लोग उछलते बहुत ज़्यादा हैं, ये नॉर्थ इंडिया के ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अभी चीज़ें खैर ख़त्म हुई, अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में पढ़ेंगे।
हमारी अर्थ जो है, अभी हमने पढ़ा था, शुरुआत में ही पढ़ा था, शुरुआत जहाँ से किया था वहीं पर अंत करेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है हमारी, ठीक है। हमने पढ़ा था ये अर्थ होती है। पिक्चर तो लगाई थी यार हमने, पिक्चर गई कहाँ? ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मैंने पिक्चर लगाई थी और वो पिक्चर गई कहाँ यार? अन्याय हुआ मेरे साथ। ये देखो पिक्चर, नहीं अन्याय नहीं हुआ है, न्याय हुआ है। देखो ये पिक्चर जो है ये आपको बता रही है कि किस तरह से हमारे जो सॉलिड मटेरियल वो अर्थ के अंदर चला गया, थोड़ा सा कम डेंसर वो यहाँ, थोड़ा सा और थोड़ा कम डेंसर और थोड़ा सबसे कम डेंस। तो ये अर्थ डिफरेंट लेयर्स में है। ये जो सबसे ऊपर वाली है ये क्रस्ट है, ठीक है। हाँ तभी तो 100% लिटरेसी रेट है वहाँ की, तभी तो वहाँ के लोगों को एकदम ये है कि भाई हम तुम्हारी लैंग्वेज क्यों अपनाएं, हमारे यहाँ तो भूकंप नहीं आता है, तुम्हारे यहाँ आता है भूकंप, तो हमारी लैंग्वेज अपनाओ, क्यों नहीं हम तुम्हारी हिंदी बोलें, ठीक है। तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ये अंदर कोर है, ये बाहर कोर है, समझ आया? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बस 5-10 मिनट का और खेला है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो ये समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है, ये है हमने अर्थ की क्या निकाली, टिप्पी निकाली। टिप्पी बोले तो तुम जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, कलिंदा वलिंदा लेते जाने जाते हो, कलिंदा बोले तो वाटरमेलन है, तो जब लेने जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे बोलता है, तुम बोलते हो टेस्ट करके दिखाओ, तो इस तरह से टिप्पी निकालता है। तो हमने भी एक टिप्पी निकाली, किसकी? अर्थ की। और जब निकाली तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला क्रस्ट होगा, बीच वाला मेंटल होगा और अंदर वाला कोर होगा। इतनी बात समझ आती है? अब तुम यहाँ पर मत समझो, अब यहाँ लाइन बाई लाइन समझते हैं। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ की, एनसीईआरटी हम तुम्हें बता चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बना है इस बार, अभी दिखाएंगे भी तुम्हें कहाँ कौन सी लाइन से बना है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ सीधा है, सीधा एमसीक्यू बना है, अभी दिखाएंगे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर ऐसा लिख देता है। अब लगता है तुम्हें हाँ ठीक है ब्रिटल इन नेचर, जब वहाँ पर बैठते हो ना तो तुम्हारा दिमाग ब्रिटल हो जाता है, तुम्हें नहीं समझ में आता है ब्रिटल था कि नहीं था, वहाँ डाउट आ जाता है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी से अगर पढ़े हो तो डाउट नहीं आएगा कि ब्रिटल इन नेचर का, यानी कि खुद ब्रिटल का मतलब है कि ऐसा, ब्रिटल वो चीज़ होती है कि भाई आपने किसी को गिराया और एकदम से चकनाचूर हो गया, वैसा टाइप। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, वेर एज दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल इज अबाउट 30 किलोमीटर। ओशियन की जो क्रस्ट है भैया क्या बताऊँ मैं, क्या कहूँ अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं जब जो भी कहूँगा क्वेश्चंस करवाते वक्त कहूँगा। 5 किलोमीटर की थिकनेस होती है ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल की 30 किलोमीटर होती है। कॉन्टिनेंटल का इसका मतलब ये हुआ कि जो ये भूपरपटी है, जो भूपरपटी है कॉन्टिनेंट वाली, वो मोटी है, वो मोटी है, ठीक है। इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर हिमालय में। अब तुम ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर वाली को क्रस्ट बोल रहे हैं, ध्यान से, ऊपर वाली को क्रस्ट बोल रहे हैं। क्रस्ट दो तरह की है, एक तो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ तुम अभी बैठे होगे क्लास ले रहे होगे, जहाँ से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तुम्हारे अंदर समुद्र के अंदर से तो क्लास ले नहीं रहे हो। और वो पार्ट ऑफ क्रस्ट, वो जमीन का हिस्सा जिसके ऊपर समुद्र है, जिसके ऊपर समुद्र है, उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि कॉन्टिनेंट वाला मोटा होगा, ओशन वाला पतला होगा। बिल्कुल बात है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, जमीन है ही नहीं उस जगह में, तो पतला होगा वो। यहाँ पर जमीन ही जमीन है तो मोटा है। बोल रहा है कि हिमालय में तो 70 किलोमीटर तक जाता है, ओशन में समुद्र में 5 किलोमीटर है, यहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर है, और हिमालय में तो 70 किलोमीटर है। क्यों 70 किलोमीटर है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऊपर तो है ही है, नीचे भी उतना ही गहरा है? हाँ, जितना ऊपर ये हिमालय है ना, उतना ही नीचे भी गहरा है, उतना ही जितना ऊपर कितना है, ये है हाइट 8848 मीटर, लगभग उतना नीचे भी है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ हो, इसको आइसोस्टेसी बोला जाता है ज्योग्राफी में। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक पेड़ है तो पेड़ के अंदर जड़ें हैं, है ना, उसको पकड़ बना के रखे हो एकदम, वैसे ही ये है, बहुत ऊंचा है तो पकड़ बना के रखे हो, इसको पकड़ ऐसे बना के रखे हो, एक बैलेंस, एक बॉयंसी और ग्रेविटी के बीच का बैलेंस है, समझ रहे हैं आप? तो ये इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी। जहाँ पर कोई एक जो आपकी हम बोल सकते हैं एक लैंडफॉर्म है, जितना ही ऊंचा होगा उतना ही वो नीचे डेप्थ में होगा, बॉयंसी और ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है? ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए यार। और किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है क्या? समझ में आई आपको बात इतनी? तो क्रस्ट जो है लगभग 100 किलोमीटर तक जाती है, हमने एक एवरेज कंसिडर कर लिया। लेकिन ध्यान रखना है, ओशनिक क्रस्ट मीन
मोटाई 5, कॉन्टिनेंट की 30, हिमालय रीजन में 70। एकदम डेटा डाल लो दिमाग के अंदर, सीधा यही डेटा रटा हुआ होना चाहिए। मेड अप ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट, क्या ये जो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी की बनी होती है। और इस तरह की जो रॉक है वो बसाल्टिक रॉक होती है, ओशनिक क्रस्ट। और जो मीन डेंसिटी मटिल ओशनिक क्रस्ट की होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है, मैं तुम्हें लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंस, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। डिफरेंस ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ लिख देता हूँ ओशनिक क्रस्ट। जो हमने अभी चीज़ सीखी वो क्या है? जो हमने अभी सीखा वो ये है कि ये थिन है, पतली है, ये सॉरी ये थिक है, ये मोटी है ये। और ये ओशनिक क्रस्ट थिन है, ये पतली है। और ये भारी भी है, डेंसर भी है, यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ये बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है, ये बसाल्टिक और ये ग्रेनिटिक रॉक की बनी हुई है। ग्रेनिटिक रॉक कैसे याद करेंगे? ओशियन में, समुद्र में नमक होता है, सॉल्ट होता है, बसाल्ट, बसॉल्ट। बच गया ग्रेनिटिक, जीसी लियोन। ठीक है, ग्रेनिटिक रॉक क्लियर हो गया, ये क्रस्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बीच वाली लेयर पे, मैंटल पे आ जाते हैं। मैंटल क्या होती है? मैंटल बीच की लेयर होती है जो कि 2900 किलोमीटर तक जाती है। क्रस्ट कहाँ तक जा रही थी? क्रस्ट का अगर हम देखें तो 100 किलोमीटर तक जा रही थी लगभग, ठीक थी। मैंटल जा रही 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। अपर पोर्शन ऑफ मैंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। मैंटल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, और वो 400 किलोमीटर तक जाता है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं क्या बोलूँ फिर मैं। एस्थेनोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। अब जैसे उसने लाइन लिखी कि अपर पार्ट ऑफ मैंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर, बस यहीं पे खेल हो गया तुम्हारे साथ तो बस, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ मैंटल तो है ही नहीं एस्थेनोस्फीयर। कैसे नहीं, अभी बताते हैं। देखो है क्या ना कि यहाँ से तुम्हारा मैंटल शुरू हो रहा है, और एक सेकेंड रुको, पूरा पढ़ दें क्या? पूरा पढ़ देते हैं फिर हम तुम्हें समझाते हैं। इसकी डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा होगी, हायर देन द क्रस्ट। 3.4 होती, इसकी लगभग 3 थी लगभग, इसकी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या अर्थ की मीन डेंसिटी कितनी है? सैटर्न की कितनी है? क्योंकि हम तुम्हें कल बताए थे अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट और सैटर्न सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है। जल्दी बताओ। तो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। पूरा क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, अभी तो थोड़ा बोल रहे, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल को बोलना लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। और तुम्हें पता है एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर का हिस्सा नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि क्रस्ट को मिला लो और जो मेंटल का अपर पार्ट है उसको मिला लो तो वो लिथोस्फीयर है। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और उसने ये भी बोला था कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एस्थेनोस्फीयर इस लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये बात भेजे में समझ में आ रही है आपको कि यहाँ से कन्फ्यूजन डेवलप होना चाहिए एक, कि अभी तो मैंने बोला था कि जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है वो तो एस्थेनोस्फीयर है, फिर मैंने बोला कि क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल लिथोस्फीयर है, लेकिन लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है एस्थेनोस्फीयर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि एक्चुअल में जो मेंटल का भी अपर पार्ट है, जो मेंटल का अपर पार्ट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जो एकदम अपर मोस्ट पार्ट है, एक तो जो अपर मोस्ट पार्ट है जो कि सॉलिड है, एक तो जो अपर मोस्ट पार्ट है जो कि सॉलिड है। ये पूरा क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ जो सॉलिड है वो लिथोस्फीयर है, वो स्थलमंडल है, जो कि कहाँ तक जाता है? 200 किलोमीटर तक। फिर इसके नीचे शुरू होता है अपर पार्ट में ही एस्थेनोस्फीयर। ये है एस्थेनोस्फीयर, ये है एस्थेनोस्फीयर। ये कहाँ तक जाता है? अभी पीछे पढ़ा था 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे लिखा है 400 तक जाता है ये। समझ में आई बात? ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई अभी कि जाता है। अब ये एस्थेनोस्फीयर के बारे में लिखा नहीं क्या इन्होंने? नहीं लिखा है, तो हम बता देते हैं। वैसे तो लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है क्या? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है एस्थेनोस्फीयर के बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे नहीं वोल्केनोइज्म के बारे में इस लेक्चर में। इसके बाद सीधा एमसीक्यूज पे हिट करेंगे। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल्स फाइंड देयर वे टू द सरफेस। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड एज मैग्मा। ये बोल रहा है ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये सेमी मोल्टन होता है, ना तो पानी पानी है ना तो एकदम ठोस है, बीच का है, प्लास्टिक फॉर्म का है। ये कैसा फॉर्म है? प्लास्टिक फॉर्म है। प्लास्टिक बोले तो सेमी मोल्टन, पूरा पिघला भी नहीं है, आधा अधूरा पिघला है, सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस का मतलब ही वीक होता है, ये वीक लेयर है।
और यही है मैग्मा, यही है लावा, यही है मैग्मा, यहीं से निकलता है धधकता हुआ ज्वालामुखी, यहीं से निकलता है वो, जो कि 400 किलोमीटर तक है। एंड आई अगेन रिपीट कि एस्थेनोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पूरा क्रस्ट और ये तक लोगे, ये लिथोस्फीयर जो 200 किलोमीटर तक है, एस्थेनोस्फीयर 400 तक है, उसके नीचे आया वो। समझ में आई बात अभी? अब आ जाते हैं आखिरी लेयर पे और आखिरी हमारे टॉपिक पे, दैट इज द कोर, अंदर का हिस्सा। एज इंडिकेटेड, वो सब छोड़ दो। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर तक, यानी 2900 के बाद कोर चालू हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अर्थ के रेडियस तक जाएगा, अर्थ के सेंटर तक जाएगा, यानी रेडियस तक जाएगा। कितनी है? 6370 किलोमीटर तक है, तो वहाँ तक जाएगा ये, ठीक। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट वाइल द इनर वाला इन सॉलिड स्टेट। पकड़ लो बात को, पकड़ लो बात को, पकड़ लो बात को, नहीं तुमने पकड़ चुके हो तुम बात को। क्यों? कि जब पी वेव को गुजारे थे तो क्यों स्पीड धीमे हुई थी? क्योंकि कोर का बाहरी हिस्सा लिक्विड है। क्यों एस वेव नहीं चल पाई थी? क्योंकि उसका जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और एस वेव लिक्विड में नहीं चल पाती है। इसीलिए तो यहीं से तो हम इन्फरेंस ड्रॉ किए थे कि कोर का जो आउटर पार्ट है वो कैसा है? वो लिक्विड है। और तुम्हें पता है आउटर कोर जो लिक्विड है, इसी की वजह से, इसी की जो मॉल्टेन फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में, इसी की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है। ये पॉइंट इसमें नोट नहीं है एनसीईआरटी में, ये नोट करेंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर कोर से आती है, जो लिक्विड स्टेट में है। अर्थ घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, उसमें चार्ज है, ठीक है। चार्ज की वजह से क्या डेवलप हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ोगे आप फिजिक्स में। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अगेन क्रस्ट से क्रस्ट तक कोर में घुसोगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो इसकी डेंसिटी मेंटल से भी ज़्यादा होगी। उसकी थी आपकी, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर मैंने पूछा भी था। तो अर्थ की हमने पढ़ा था लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सैटर्न की 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्रस्ट की थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मेंटल की 3.4 और कोर की तो बहुत ज़्यादा है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तभी तो तुम सोचो अर्थ की 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे मैंने लिख दी, जबकि क्रस्ट 3 था, मेंटल 3.5 है लगभग। तो क्योंकि कोर बहुत ज़्यादा है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, निकल और आयरन, इसीलिए इसको नीफे लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे लेयर। देखो ये जो होती है आपकी, अब हम एक सेकंड रुको, यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी होगी, नहीं लिखी क्या? एक सेकंड रुकना, एक चीज़ लिखी होगी यहाँ पर, ये चीज़ वही लिखी है, द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने। तो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज वो भी हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी जरा ध्यान से समझ लो। और हाँ ठीक है, वो मुझे लेयर के बारे में बताना था। देखो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ टिप्पी को, इस तरह से हमने ड्रॉ करी, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा थिक ड्रॉ करते हैं, थिक थिक थिक, ठीक है। हमारी अर्थ की टिप्पी जहाँ से होना चाहिए वहीं से है वो थिक, ठीक है। तो ये हो गई क्रस्ट। मेंटल सबसे ज़्यादा मोटी है, आउटर कोर और इनर कोर। कितनी मोटी है? तो एक्चुअल में यहाँ पर हम बाई मास और बाई वॉल्यूम ज़रा क्लासिफिकेशन भी कर ही लेते हैं लगे हाथ, है ना। बाई मास और बाई वॉल्यूम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मास और वॉल्यूम से किसका किसका? क्रस्ट का, मेंटल का, कोर का। तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट 1% है, लगभग लेस देन 1% है बाई मास। मेंटल 68% है, अब बच गया कितना? 31, वो कोर है। वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वो भी क्रस्ट स्लाइटली लेस देन 1% है, मेंटल 84% है और कोर 15% है। ये डेटा याद रहना चाहिए, ठीक। इसके अलावा ये ध्यान रहे आपको कि जो क्रस्ट है, एक सेकेंड, कि जो क्रस्ट है ये बना हुआ है कैसी रॉक से? सियाल। सियाल बोले तो सिलिका और एल्यूमिनियम, ये लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना। ये बना हुआ है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। और ये बना हुआ है, अभी पढ़े, नीफे फेनी जो भी बोलो, निकल और आयरन से, निकल और आयरन से। समझ में आती बात, ठीक। अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ पे, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूटी। असमानता क्या होती है? व्हाट इज दिस डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर असमानता? तो जहाँ से एक लेयर खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है उसको असमानता, विसंगति या डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक। अब अरे हटो भाई, मच्छर आ रहा है बीच में। तो क्रस्ट जो है
इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, अपर लोअर। जिस तरह से मैंटल को डिवाइड किया था अपर लोअर, जिस तरह कोर को डिवाइड किया था, कोर पहले से ही डिवाइड करके रखी क्या? एक सेकंड रुकना जरा। ठीक, तो मैंटल यहाँ तक हो गई और इसके बाद कोर हो गई। ठीक है, तो कोर का ये डिवीजन ही हम मान लेते हैं, लेकिन इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं सो दैट क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये क्या है मैं लिख देता हूँ, ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मैंटल है, ये लोअर मैंटल है, ये आउटर कोर है। ठीक है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। ठीक है, तो जहाँ से एक लेयर ख़त्म हो रही दूसरी शुरू हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। उसको हम याद कैसे रखते हैं? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, कैसे याद करते हैं? कोई से हो जाएगा कोनराड, जो अपर और लोअर क्रस्ट को अलग कर रही है। मुझे से हो जाएगा मोहोस, जो किसको अलग कर रही है? मोहोस किसको अलग कर रही है? मोहोस अलग कर रही है क्रस्ट को मेंटल से, या लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से। वैसे ये पूछता नहीं है ऐसे करके लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, बट फिर भी पता होना चाहिए कि लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से या फिर पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से। तो वो जो मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी लिखा हुआ था, तो अभी आपको मतलब शायद समझ आ गया होगा। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो रेड से हो जाएगा रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी। ये रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी ये रही, जो किसको अलग कर रही है? अपर मेंटल को लोअर मेंटल से। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो गुलाब से हो जाएगा ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ग्यूटेनबर्ग किसको अलग कर रही है? लोअर मेंटल को आउटर कोर से, या फिर पूरे मेंटल को कोर से। पूरे मेंटल को कोर से भी अलग करने का काम ग्यूटेनबर्ग कर रही है। और गुलाब ला दो से हो जाएगा लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी, जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रही है। बात खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम। क्या समझे गुरु? हैं तो क्वेश्चन कर लें। बाकी का जो हिस्सा है ना, वोल्केनिज्म वगैरह, शील्ड वोल्केनो और डिफरेंट टाइप का जो वोल्केनिज्म है और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ये हम पढ़ेंगे जब रॉक पढ़ेंगे। जैसे रॉक छोटा चैप्टर और इससे लिंक्ड भी है, तो इसलिए वहीं पढ़ेंगे इसको, है। नहीं तुम चिल्लाने लगोगे अभी। तो सवाल कर दो पहले एनसीईआरटी के, फिर पीवाईक्यूज जो हम देंगे। ये 4 सवाल हैं, इसमें से तुम तीसरा वाला छोड़ देना क्योंकि ये पढ़ा नहीं है, और कोई मत छोड़ो, कर दो सवाल को। 1 2 4 करके मुझे आंसर दो। ABCD वैसे मत लिखना 1 का ये, 2 का ये, है ना। दीजिए पैसा, तुम दो ना पैसा, है पैसा तो तुम दोगे ना, पैसा तुम दोगे जो तुम दे नहीं रहे हो। तुमसे मैं इतना बोल रहा हूँ कि बैच में एनरोल कर लो, पैसा दो मेरे को, लेकिन तुम देंगे। चलो भाई, तो यहाँ पर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी वेव है भाई? सरफेस वेव है। ये इसका मेन फोकस है कि बस जल्दी से पहुँच जाए हम। तो फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड में करो। ये क्या है? एटीट्यूड में हम तो सॉलिड में ही चलेंगे, एस से सॉलिड याद कर लो। ये तीनों में चलती है, लेकिन स्पीड का रेशियो ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स क्या है यहाँ पर? अर्थक्वेक वेव्स ना, ये इनडायरेक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनडायरेक्ट है। अर्थ की मैग्नेटिज्म इनडायरेक्ट है। वोल्केनो अंदर से आ रहा है, तो ये होगा आपका। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। इसमें से लिथोस्फीयर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? लिथोस्फीयर क्या चीज़ है? लिथोस्फीयर है पूरा का पूरा क्रस्ट, अरे भगवान, और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। एस्टेनोस्फीयर इसका पार्ट नहीं होता है। अब ये जो तुम लोग होमवर्क करके लाओगे, अपनी नोटबुक में इन सबको लिखोगे और कल कॉपी चेक होंगी। और जिसने भी अगर होमवर्क ना करके लाया, सही बता रहा हूँ, प्रिंसिपल मैडम के पास ले चलूँगा और ले चलते चलते सुताई करते ले चलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यही क्वेश्चन है इस बार का, आई थिंक। हाँ, यही क्वेश्चन तो इसी बार का CDS का है। देख रहे हो, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ अपडेटेड है, अपडेटेड कॉन्टेंट। सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन दी मटेरियल थ्रू विच दे पास। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्रस्ट और ट्रिफ क्रिएट करती हैं, क्यों? क्योंकि एस वेव नेचर होता है इनका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तो क्रस्ट और ट्रफ क्रिएट करती हैं। पी क्या करती हैं? कैसी वाइब्रेशंस होती हैं? तुमने पढ़ा था ना, गनगनाहट, सुसुराहट, ये सब कुछ नहीं। कैसी पी वेव्स क्या करती हैं? पी वेव्स करती हैं स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करती हैं। और एस वेव की कैसी सेंसेशंस होती हैं? इनकी होती हैं क्रस्ट और ट्रफ वाली। ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन दी मेटल थ्रू इज द पास। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द इन द वर्टिकल प्लेन। है सर लाइन एकदम? क्या फिर से दिखाएं आपको वहाँ पे ले चल के?
they create trough and crust in the material through which they pass and they direction of is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. बहुत सारे लोग बोल लेते नहीं नहीं इसमें तो वर्टिकल प्लेन दिया हुआ ये तो गलत होगा. अब देख लिया सीधे अगर एनसीईआरटी से पढ़ते तो ये आज को नौबत ना आती. देख लो है कहाँ पर है वही लाइन. द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन दी वर्टिकल प्लेन. एक शब्द भी नहीं बदला है. और फिर ये वाला पहला स्टेटमेंट था दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास. एक शब्द भी नहीं बदला है कि नहीं. तो यही इंपॉर्टेंस होती है. खैर अभी भी आप समझ सकते हैं इस इंपॉर्टेंस को. बोथ 1 and 2 होगा. अगला सवाल कर लें. करो जल्दी से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए जल्दी से. एस्थेनोस्फीयर लिक्विड नहीं है. क्रिश शर्मा बोल रहा है एस्थेनोस्फीयर भी तो लिक्विड है. तो ऐसे कैसे पास हो गया. वो लिक्विड नहीं है. वो सेमी मोल्टन में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ होगा. थोड़ा सा स्पीड स्लो हुई होगी. ठीक है वो सेमी मोल्टन है. ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है. सेमी मोल्टन है वो. ठीक है क्यों सेमी मोल्टन है. क्योंकि यार पूरा का पूरा भार उस पर पड़ रहा है. तो जब पूरा आप खुद सोचो आप फिजिक्स में जब पढ़ोगे कि जब किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं. वो सॉलिडिफाई होने लगता है धीरे धीरे. ठीक है तो वो लिक्विड नहीं है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी लोअर क्रस्ट टू अपर मेंटल. फंसा कैसे. एस्थेनोस्फीयर हमने पढ़ा है लोअर क्रस्ट जो होती है. अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट थी. लोअर क्रस्ट से नहीं लोअर क्रस्ट भैया क्रस्ट तो खत्म हो जाती है. क्रस्ट तो हम कितना भी तुम कंसिडर कर लो 100 किलोमीटर में तो खत्म ही हो जाएगी. एस्थेनोस्फीयर तो और आपका लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक जाता है. और एस्थेनोस्फीयर तो लिथोस्फीयर का पार्ट भी नहीं होता है. तो लोअर क्रस्ट के नीचे से कैसे एक्सटेंड कर जाएगी एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल के नीचे से एक्सटेंड होती है. तो पहला गलत. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. बिल्कुल ये एस्थेनोस्फीयर जो होती है ये क्रस्ट है. क्रस्ट के क्या नीचे से एस्थेनोस्फीयर चालू है ना. मैंने यहाँ पर एक लेयर बनाई थी ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल है. इसके नीचे है एस्थेनोस्फीयर. समझे. ठीक है तो यहीं से तो मैग्मा लावा निकलता है. दूसरा सही होगा ऑप्शन नंबर B2 ओनली. समझ में आई बात. एक और क्वेश्चन करो. इन अ सीस्मोग्राफ P waves आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S wave. इन P waves द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोग्रेस. टू एंड फ्रो मतलब ऐसे ऐसे ऐसे. Whereas in S wave the particle vibrate ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन राइट एंगल पे परपेंडिकुलरली. बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है. तभी तो इनके सेंसेशंस कैसे होते हैं स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग के. S wave के कैसे होते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ के. इन अ सीस्मोग्राफ P waves आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S waves. सीस्मोग्राफ में P wave पहले रिकॉर्ड होती हैं. बिल्कुल सही बात. प्राइमरी वेव्स हैं पहले पहुंचेंगी. P से P wave P से प्राइमरी P से पहले. ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2. ये देख लिया करो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे पतली कौन सी है. अब याद करो वो जो हम आपको डेटा लिखाए थे 1% 68% और 31%, 1% 84% और 15%. तो क्रस्ट तो भैया 1% पे टिका हुआ है. सबसे पतला है ये तो. सबसे पतला खा भी नहीं रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज और आर करेक्ट. अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके बारे में कौन सा सही. मज़ा तो आ रहा है ना आपको क्वेश्चन करने में कि क्या मज़ा आ रहा है. मतलब ऐसा शाम को इस तरह के मज़े मिले रोज़ मिले हमेशा मिलते रहें ऐसी इच्छा आपकी जागृत हो रही है. द ओशनिक क्रस्ट इज़ हैवियर दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. बिल्कुल सही बात है क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो है ये डेंसर है. क्यों डेंसर है क्योंकि बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है इसलिए डेंसर है. ठीक. मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल. ज्यादातर जो अर्थ की हीट है वो मेंटल में है. बिल्कुल सही बात है. लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन दी फंस गया. लार्ज कन्वेक्टिव सेल इन दी क्रस्ट. ना पढ़ाया नहीं है ये स्टेटमेंट बट फिर भी जो मैग्मा एस्थेनोस्फीयर है ना वो वही मैग्मा लावा उसी में ऐसी करंट डेवलप होती हैं जिसकी वजह से प्लेटें चलती हैं. हाँ प्लेटों चलवाएंगे अभी आगे चल के तब हम तुम्हें बताएंगे कि ये क्या है ये कन्वेक्टिव सेल क्या है ये. लेकिन अभी के लिए गलत है ये. ठीक है तो ऐसा ऑप्शन नंबर B आंसर होगा 1 and 2. ठीक है चलो भाई. और तुमसे अगर कोई पूछे कि शाम को तुम क्या करते हो तुम्हें शाम को कैसी सेंसेशंस होती है तो तुम क्या बोलोगे जल्दी से बताओ. अगर तुमसे कोई शाम को मान लो पूछ ले कि बताओ यार तुम्हें शाम के टाइम मतलब तुम क्यों शाम के टाइम नहीं आते हो. हम तुमसे बोलते हैं कि आओ कॉल पे बात करते हैं तो तुम बोलोगे सेंसेशंस होती हैं मुझे. कैसी सेंसेशंस. तो तुम ये नहीं बोलोगे सरसराहट तनसनाहट गुदगुदाहट डगमगाहट ना. तुम बोलोगे क्रस्ट एंड ट्रफ होता है कभी कभी स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होती है. अलग ही मजे आते हैं.
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इज और करेक्ट? पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। फोकस के जस्ट ऊपर क्या है? एपीसेंटर। बिल्कुल सही बात है। फोकस को और किस नाम से जानते हैं? अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक का फोकस। बिल्कुल चारों दिशाओं में जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, ये भी सही है। और जब वो सरफेस रॉक से मिल जाती हैं तो सरफेस वेव हो जाती हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज देन शैलो फोकस। बस पढ़े थे हम लोग कि डीप फोकस है तो भैया डीप है तो बहुत गहरा है, शैलो है तो थोड़ा तो उतना गहरा नहीं है। जब तक आएगा 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 तो एनर्जी धीमे हो चुकी होगी, एनर्जी कम हो चुकी होगी तो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट द अर्थ का क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई कोनराड, किसको? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मोहो, मोहो। ठीक है, कोई मुझे रेड, रेड रेपेटी किसको कर रहा है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, गुलाब ये किसको कर रहा है? मेंटल को कोर से। रेपेटी सॉरी लेहमैन्स, लेमैन कर रहा है अप आउटर कोर को इनर कोर से। और एक चीज़, ये चीज़ तो लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है, आई थिंक लिखी भी हुई थी। ये चीज़ पता है ना आपको कि जो आउटर कोर है, मैंने बता भी दिया था, ये लिक्विड होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, आउटर, इसी की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये मैंने लिखवा दिया था आई थिंक। ठीक है, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैग्नेटिक फील्ड, आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर वाला, अंदर वाला जो है वो सॉलिड होगा। ठीक है, चलो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? सबसे अंदर कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ला दो। ठीक है, चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। भैया वही फोकस होता है, नियरेस्ट टू फोकस क्या है? वही फोकस है। अब तुम बोलो कि, अब मैं तुमसे बोलूँ जैसे ये है, कौन है ये? मान लो कि किसी को ले लेते हैं, चलो छोड़ो, नहीं तो फिर दिल पे ले लेंगे काफ़ी लोग, जिसका भी मैं नाम लूँगा, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो हाइपोसेंटर फोकस के सबसे नज़दीक का पॉइंट है। नहीं भैया, हाइपोसेंटर ही फोकस है। गंगाधर ही शक्तिमान है। अब तुम बोलो गंगाधर शक्तिमान का दोस्त है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, दोस्त कैसे हो सकता है? वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल्स। वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था अभी। सॉलिड लिक्विड गैस, डायरेक्ट लाइन है सीआरटी से। पी वेव मूव, क्या हो गया? पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू बी अराइव एट द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। करेक्ट पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा आहिस्ते से चलो लेकिन सही करते हुए चलो। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है, एक सेकंड, और कोई बचा? नहीं बचा है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? पी वेव मूव फास्टर एंड आर दी फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव जो है बहुत तेज चलती हैं और सबसे फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस है, सबसे पहले जो है सरफेस पे अराइव करती हैं। बिल्कुल सही बात है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक, पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। यस, स्पीड का रेशियो भी हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर कैन रिकॉर्ड अराइवल। यस, इस तरह से पी वेव चल रही थी और यहां देखने को मिल रही थी। 105 से 45 में नहीं थी, लेकिन 145 के बियॉन्ड थी वो। पी वेव्स हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन। गलत बात है ये। एस वेव का शैडो जोन सबसे बड़ा होता है। एस वेव का शैडो जोन 40% होता है। ठीक है, एस वेव का शैडो जोन कितना परसेंट होता है अर्थ का? जल्दी से बताओ। तुम मान लो कि हमने अभी कुछ बोला ही नहीं थोड़ी देर पहले, बताओ जल्दी से कितना परसेंट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। नहीं, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, भी तुम दिखाते हैं। तुम रुको, अब बहुत हो गई बेइज्जती, बहुत हो गई। एनसीईआरटी की बेइज्जती, मेरी नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी की। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर है, डायरेक्ट लाइन है, कहीं इधर उधर से नहीं पूछा है उसने, सीधा लाइन उठाई है एनसीईआरटी की। तो ब्रिटल इन नेचर है, सही होगा। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल की 30 किलोमीटर। आ जाओ, नहीं आ जाओ, तुम आ जाओ वहीं पे। 15 पढ़ाए थे हम तुम्हें कि 5 पढ़ाए थे? जल्दी बताओ कितना था। 15 था कि 5 था? 15 था कि 5 था? वो तो सही है कॉन्टिनेंटल वाला 30, लेकिन ये तो 5 है। ओशनिक क्रस्ट 5 है, समझ रहे हो बेटा? हैं, पावर ऑफ एनसीईआरटी। तो दूसरा गलत। तभी हम तुम्हें बोल रहे थे, हम क्वेश्चन में लेके चलेंगे तब तुम्हें बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है?
बताने की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा PYQs पूछे गए इस पे, और एक एक PYQ तुमसे बनना है। कोई है ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे ना बन रहा हो? हाँ, द अर्थ पॉइंट, पहले UPSC क्वेश्चन क्या बोलता था, कौन है तू, अब तुम बोलो उससे तू कौन है बे ठीक है, तो पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज कॉल्ड हाइपोसेंटर। तो जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। पॉइंट ऑन दी सरफेस नियरेस्ट टू दी फोकस एपीसेंटर। बात बिल्कुल सही, करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज फॉर फोकस। फोकस के लिए और कौन सा टर्म यूज होता है, बताओ जल्दी से। देख रहे हो, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाई अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्थक्वेक की वजह से कितना नुकसान होगा, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कानपुर में, नुकसान को नुस्कान बोलते हैं, पता नहीं क्यों, नुस्खान लखनऊ को क्या बोलते हैं, लखनऊ को क्या बोलते हैं, नखलऊ बोलते हैं। अजब गजब लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो कितना नुकसान जो है इसमें से, किस चीज़ के से नुकसान नहीं होगा, बताओ जल्दी से। नुस्खान। तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, बिल्कुल भूकंप का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जनसंख्या का घनत्व तो क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। तो वो है, जैसे कि अब मान लो एक भूकंप आया दिल्ली में है और एक भूकंप आया अरुणाचल में। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,320 2011 की जनगणना के हिसाब से, अभी तो ज़्यादा हुई होगी। अरुणाचल की 17 है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 11,320 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर अरुणाचल में 17 लोग रह रहे हैं। यहाँ भूकंप आएगा और यहाँ भूकंप आएगा सेम स्ट्रेंथ का, कहाँ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा? यहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग्स ज़्यादा होंगी, लोग ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी। सही है ये तो। टाइप ऑफ बिल्डिंग, बहुत ऊंची, तुम बेस बहुत छोटा बहुत ऊंची बिल्डिंग बना दोगे, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो? ठीक है, क्या अंधेला है। और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारा, होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क बोले तो HW है तुम्हारा होमवर्क। जल्दी से इस क्वेश्चन करोगे, कर तो लोगे ना? हाँ कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेक्चर को भी रिकॉर्डेड रख दिया जाए क्या, या फिर यहीं से प्राइवेट लेक्चर करने की जो एक हमारी प्रथा है उसको शुरू किया जाए यहीं से, बताइए। और कल हम लोग शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओशन ऑन कॉन्टिनेंट, या फिर नहीं, यही कर लेते हैं कल, ऑर्डर में चलते हैं। या फिर हम सोच रहे थे रॉक करवा दें कल, मिनरल एंड रॉक करवा दें क्या? चलो कल मिनरल एंड रॉक करेंगे, ठीक है, ये वाला टॉपिक करेंगे। ये ज़्यादा सही रहेगा, मिनरल एंड रॉक, ठीक है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा लिंक्ड नहीं है। बाकी ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने ये पढ़ा है ना, तो वोल्केनिज्म से रिलेटेड है। तो वोल्केनिज्म तो जो आज हमने छोड़ा है वहीं से उठाएंगे और रॉक करेंगे। रॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मज़ा आ जाएगा। मैं बताया था तुमने कल ही कि वो तो सोलर सिस्टम था पहला वाला, उसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल टाइप होता है। अब तुम्हारे मज़े ही मज़े होंगे। शाम को जो तुम्हारे सेंसेशंस आएंगी ना, तुम्हें पता है? बताओ, प्रथा शुरू कर दी जाए आज से ही? मज़ा आ रहा है? अच्छा, तो बताओ प्रथा शुरू करी जाए प्राइवेट करने की यहीं से, इसी लेक्चर से, या कल से शुरू करी जाए? जैसा आप कहें। एक पोल करवा लें, पोल करवा लेते हैं। चलो एक रुको, एक पोल डालते हैं। प्राइवेट प्रथा कब से शुरू करी जाए, कब से शुरू की जाए? आंसर है, ऑप्शन है आज से। दूसरा ऑप्शन है, आ रहा है पोल, आ रहा है, रुक जाओ, ठीक है, बना रहे हैं, कल से प्राइवेट प्रथा कब से शुरू करी जाए, स्टार्ट पोल। अब जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा मेजोरिटी में, उसी हिसाब से। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है बता दें कि ये लेक्चर्स जो हैं एक्चुअल में ये बैच के लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये परमार एकेडमी एप्लीकेशन पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक CAPF CDS बैच मिलेगा, ठीक है। तो प्राइवेट होने के बाद सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहीं पे जाएंगे, और जो भी आपके हैंड रिटन डिजिटल नोट्स हैं, क्विजेज़ हैं जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं, वो क्विज़ फॉर्मेट में, सो दैट आगे जब आपको देना है रिवीजन पर्पज़ के लिए तब आप कर सकें, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे। एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें भी हम कुछ करेंगे। मतलब वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो तुम सोच रहे हो एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में होती है, ना, यहाँ पर पढ़ा जाएगा। अगर आप इस उम्मीद से आ रहे हैं कि वाह मज़े ही मज़े होंगे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक्स मिलेंगी, तो लिंक्स मिलेंगी, लेकिन टेस्ट की मिलेंगी बेटा, ध्यान रखना। और कुछ मत सोच के आना यहाँ पे। तो सर फ्री स्टीम करिए,
ओके सर, आपका 3.2 से पढ़ा हूँ, आप सब हलवा लग रहा है। अच्छा सही है फिर तो यार। स्ट्रीम तो फ्री होगा ना सर? हाँ स्ट्रीम तो फ्री होगा, स्ट्रीम तो होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब प्राइवेट हो जाएंगी, बस ये है। प्राइवेट प्रथा 70% लोग बोल रहे हैं कल से, 29% लोग बोल रहे हैं आज से। ये 1% लोग कौन है भाई? 1% लोग क्या बोल रहे हैं? ये 1% किसके साथ हैं ये? 30 नहीं, 30 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। अब आप बोल रहे हैं 70% लोग ने बोला है, तो आज का लेक्चर तुम और देख लो फ्री में, बाकी कल से तुरंत प्राइवेट ही हो जाया करेगा, ठीक है? क्योंकि यार थोड़ा सा समझो यार, ठीक है? अब मैंने आपके लिए काफ़ी सारी और चीज़ें प्लान कर रखी हैं। इंग्लिश में भी मुझे आपको कुछ, मतलब मैं नहीं, मतलब कुछ चीज़ें हैं इनिशिएट करवाना है, तो सबके लिए समझ रहे हैं आप, खर्चे वर्चे, खर्चा पानी तो लगता ही है, और खर्चा पानी तो ऐसे निकलता है यार, ठीक है? अब हम जितना अपने साइड से कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि भाई अगर किसी का कुछ, जैसे कि काफ़ी सारे हमारे एसएससी के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने 3.0 ले रखा है, नहीं वो, और हाँ 3.0 में अगर आप थे और अगर आप फिर भी एनरोल करना चाहते हैं तो परमार 15 कोड का यूज़ करिएगा। और अगर आप पिछले किसी समागम 3.0 में थे तो सिर्फ समागम कोड का यूज़ करिएगा, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? समागम, ऑलराइट। बाकी तो जैसे हमने इसीलिए लेक्चर्स को फ्री कर रखा है यूट्यूब पे, सो दैट कि किसी को एक टॉपिक पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आराम से आप लाइव स्ट्रीम में पढ़ सकते हो। फिर आपको बैच के में आने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है तो फिर आप आराम से लाइव स्ट्रीम। तो ऐसा क्या होता है कि आपका जो मनी होता है वो कुछ लेक्चर्स की वजह से आपको बैच में एनरोल नहीं करना पड़ता। इसका पर्पस ये होता है कि भाई आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना? ठीक है, क्लास थोड़ा लेट कर लो यार, लेट अब कर लेंगे, थोड़ा जल्दी कर लो, दिक्कतें हैं सबके साथ तो कुछ, है ना? सर पूरा बैच भी, बैच नहीं खरीद सकते प्लीज़? सिर्फ बैच नहीं खरीद सकते तभी यार मैं यहाँ पर फ्री लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, फॉर दैट पर्पस ओनली, सो दैट कि आप क्लास देख सको यहाँ पर, है ना? जो बैच अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं चाहूँ तो बैच में भी क्लास ले ही सकता हूँ, ठीक है? और बैच में खैर कम ही लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है। सर 1 घंटे क्यों सर? ये PCS देखो, CDS CAPF के लिए इनफ है, ठीक है? बाकी CDS में तो मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर चीज़ें जाएंगी यार, ठीक है? अभी UPSC का पेपर होगा, आपको ही पता है, मई में, ठीक है? तो जो हम ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी में आप जो भी ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है, जितना भी करेंगे उस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में आप कर लीजिएगा उसको। मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? गुरुजी लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, आनंद गुरुजी, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क के लिए, ठीक है? तो होमवर्क में करेंगे, यानी कि जो रिकॉर्डेड अभी जाएगा उसमें रिकॉर्डेड वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि 56 का आंसर ये होगा, 56 का उत्तर, और तो कोई छूटा नहीं हमारे हिसाब से, ठीक है? चलो भाई, क्योंकि यार ये वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, ठीक है? ठीक है, वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं, नॉट करेक्ट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। इस तरह से हमारा जो अध्याय ये चलता रहना चाहिए, है ना? और कल हम करेंगे कौन सा टॉपिक? हम ये वाला टॉपिक कर रहे होंगे, कौन सा? लैंड फॉर्म वाला, ठीक है? रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल रॉक। आपको पता है जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्वेश्चन उठा है इससे, पाइरोक्सीन से आया है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? क्वेश्चन है पाइरोक्सीन से, हैं? आया था ना क्वेश्चन? तो बस अब समझ लो कि एक एक चैप्टर में तुम्हारा एक एक 2-2 MCQ जो है सिक्योर होते चल रहे हैं। तो बस यहीं से बनते हैं चीज़ें। और ये जो मैंने पढ़ाया NCERT जो हाईलाइटेड है, ठीक है, उसके पूरी आपको PDF प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप और सब कुछ जो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, हैंड रिटन जो डिजिटल नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, सब कुछ, ठीक है? तो वहाँ से आप रिवाइज़ करिए, तब अगले लेक्चर में आइए, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं, यही है प्रोसेस। इसी से प्यार करिए, इसी को बार बार रिवाइज़ करिए, यहीं से क्वेश्चन उठेगा, यहीं से आपका सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू, धन्यवाद। UPSC CSE के लिए इनफ है, उसके लिए तो मैं इनफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाने वाली, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? इनफ वर्ड मैं इसीलिए फिर वो यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन CDS CAPF PCS इन सब के लिए यार इनफ है, ठीक है? इन सब एग्ज़ाम्स के लिए, है ना? थैंक यू। ताकि तो मैंने आपको बोला ही था CSE का भी एग्ज़ाम आएगा, तो आप खुद ही देख लेना, है ना? थैंक यू।